तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो मेन टॉपिक दैट इज नॉन एज डीएचसीपी। तो डीएचसीपी होता क्या है? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो इट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब अगर जनरली है कि डीएचसीपी का बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि काम क्या है। काम तो है जैसे, चलो आप लोग से ही पूछते हैं, आप लोग बताइए काम क्या है डीएचसीपी का। सर डीएचसीपी का काम होता है कि हमारे जो कंप्यूटर होता है चाहे एंड पॉइंट होता है उसको आईपी प्रोवाइड कराना, ठीक है। या कह लो कि उसको हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करवाना, जो कि डीएचसी मतलब कि उसको आईपी वो खुद देता है। वो आपको मैनुअल नहीं डालना पड़ेगा, उसको खुद वो हम्म, सर्वर देता है वो आईपी। ठीक है। और कुछ, कोई और कुछ बोलना चाहिए ऐड कर लो। चलिए ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल करूँगा। किसी भी सिस्टम पे, अगर सिस्टम की बात करें, लैपटॉप डिवाइस हो, कोई भी नेटवर्क डिवाइस, एनी तरह का नेटवर्क, चाहे वो नेटवर्क प्रिंटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ऐसी कोई भी डिवाइस, ठीक है, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है, तो जब भी अगर वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो सबसे पहले ये खोजता है कि इस नेटवर्क में, या यहाँ पर जैसे बहुत सारे पीसी और भी अटैच है, ठीक है, तो बोलेगा कि इस नेटवर्क में जैसे इतने सारे पीसीस अटैच है, इन पूरे नेटवर्क में मेरी क्या पहचान है? वो ये, चाहे वो ये पीसी बोले चाहे ये पीसी बोले, ये पूछ। तो अब पीसी की पहली बात है कि इंडिविजुअल पहचान, अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल पहचान क्या है, तो इंडिविजुअल पहचान के लिए हम इसको एक नाम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? होस्ट नेम। हम लोग क्या बोलते हैं इसे? होस्ट नेम। यानी इसकी इंडिविजुअल पहचान, तो इससे, इसके नाम से, अब इसका नाम कुछ भी रख लो, चाहे PC1 PC2, या लैपटॉप 1 लैपटॉप 2, या जो आपकी इच्छा करे, किसी का नाम पे रखना है नाम पे रख सकते हैं। ये जो नाम है ये इसकी पहचान है कि ये PC1 है, या ये PC2 है, या ये अमन का पीसी है, या ये राहुल का पीसी है। तो ये इसके नाम से सिर्फ इसको पहचाना जाता है, जो हम दे सकते हैं। तो वो हमें कहलाता है कि होस्ट नेम हम प्रोवाइड करते हैं। तो होस्ट नेम से तो इसकी इंडिविजुअल पहचान हुई। अब इस डिवाइस को जब नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी पीसीज इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी इसको दोस्ती करने के लिए पहचान, तो ये तो अपना नाम बताएगा कि भाई कि मेरा नाम ये है। लेकिन क्या होता है कि जब नेटवर्क की में पहचान करने की कोशिश की जाती है, तो वो ये कंप्यूटर का नाम यानी होस्ट नेम, ये होस्ट नेम किसी काम नहीं आता जब तक कि इसके लिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। जब तक कि इसे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ना मिले, तब तक इसके नाम की कोई पहचान नहीं, जिसकी होस्ट नेम से कोई लेन। जैसे कि अगर हम आप लोग की बात करें कि भाई कि ठीक है, किसी ने जन्म लिया, उसका फिर नामकरण कर लिए, नाम भी दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर अल्टीमेटली अगर उसकी पहचान पूछी जाती है, भाई कि तुम्हारा पहचान क्या है, तो सिर्फ नाम बताएगा तो कुछ, कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? कोई ना कोई एक गवर्नमेंट प्रूफ आईडी होनी चाहिए एज ए पर्सन। तो हम लोगों की जैसे आधार नंबर हो सकते हैं, पैन नंबर होते हैं, ये सब गवर्नमेंट प्रूफ से यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। ये बंदा यहाँ का इंडिया का है या कहीं और का है या किसी देश का है, पासपोर्ट बनते हैं तो जिससे पता चलता है भाई कि किस देश का रहने वाला भी है। तो यहाँ पर यह है कि भाई कि एक पहचान बनने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। उसी तरह से नेटवर्क में आने के लिए भी किसी, हर पीसी को, हर डिवाइस को, चाहे वो पीसी हो, प्रिंटर हो, जो भी हो, स्कैनर हो, अगर आप नेटवर्क में उसे जोड़ना चाहते हैं तो उसकी भी एक नाम के साथ उसका एक आईडी नंबर
जुड़ना पड़े। अब यहाँ पर जो आईडी नंबर जो जुड़ता है, यहाँ इसे बोलते हैं हम आईपी एड्रेस, कि भाई हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस नहीं बोलते, इसे सिंपल ढंग से अगर नॉर्मली बोला जाए तो उसे हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब इस टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको ये सिस्टम के चाहिए होता है ताकि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क में बता सके। अब इस टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को इस पीसी पर रखने के लिए या इस पीसी में डालने के लिए या इस पीसी को देने के लिए, हर एक पीसी को, हर एक डिवाइस को अगर प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कोई भी सिस्टम अगर नेटवर्क पे आना चाहता है तो उसे चाहिए होता है टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। बगैर टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन के वो नहीं कर सकता। ठीक है। अब टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आते क्या है? तो टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली चीज आती है आईपी एड्रेस, कि उस डिवाइस को एक अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए। दूसरा चीज आता है सबनेट मास्क। बिना सबनेट मास्क के ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्लास की आईपी है, कौन सा नेटवर्क पार्ट है, कौन सा पुश पार्ट है। तो सबनेट मास्क भी जरूरी है आईपी एड्रेस के साथ। तीसरा जो उसके पैरामीटर मिलता है उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। कौन है इसका डिफॉल्ट गेटवे, या किसके पास जाकर इसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ज्यादातर उस सर्वर का होता है जिसके द्वारा इसे ये सारी चीजें मिल रही है। नेक्स्ट होता है आपका डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस। या तो डीएनएस चाहिए या अल्टरनेट डीएनएस, ये पता होना चाहिए, जो कि आपकी टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आता है। इसके बाद आता है ये, अगर ये डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दे रहे हो तो डीएचसीपी की आईपी क्या है, यानी कौन है डीएचसीपी, ये भी बताओ। यानी बोल सकते हो डीएचसीपी इंफॉर्मेशन भी पता होना अगर डीएचसीपी के थ्रू हो। नहीं तो बेसिकली टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये 4 चीजें आती हैं। अगर मैं डीएचसीपी हटा दूं तो ये 4 चीजें आती हैं। आईपी एड्रेस चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए और डीएनएस और अल्टरनेट ये चाहिए। ठीक है। ये आता है टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो मेरे को एक पीसी को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसके पास 3 तरीके, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके को बोला जाता है मैनुअल। ठीक है। यानी सबसे पहले तरीके को बोलते हैं, या तो मैनुअल बोलते हैं या इसे बोलते हैं स्टैटिक भी। मैनुअल और स्टैटिक का मतलब हुआ कि किसी भी डिवाइस को जो एड्रेस प्रोवाइड करनी है, जो टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है, वो प्रोवाइड मैनुअली करेगा। मैनुअली मतलब खुद अपने हाथों से। ठीक है। यानी इसे हर एक डिवाइस को आप स्पेसिफिक करके बताओगे कि भैया ये आपकी आईपी रहेगी, ये आपकी आईपी रहेगी। तो वो स्पेसिफिक एक एडमिन को हर एक पीसी पे जाके या हर एक डिवाइस पे जाकर ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10-20 पीसी हो चलेगा, 30 भी हैंडल कर लेगा एक एडमिन, 40 भी हैंडल कर लेगा एक एडमिन, लेकिन 40 से जैसे ही ऊपर होगा, यहाँ तक कि 40 में भी उससे बड़ी कंफ्यूजन आएगी कि मैंने किस पे कॉन्फ़िगर कर दिया, किस पे नहीं किया। हो सकता है बार बार
एक ही पे रोटेट होता रहे। अगर उसमें तो उसकी मेमोराइज अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर वो इतने को करेगा। अब कहीं ऐसा हो कि भाई कि 200-300 पीस भी हो, तब क्या करेगा? तब भी तो नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हमारा आता है ऑटोमेटिक। तो दूसरा तरीका है क्या? ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर। ऑटोमेटिक का मतलब हो गया, इसे दूसरे शब्दों में लोग डायनेमिक भी बोलते हैं। यानी आईपी तो देंगे, या तो डायनेमिक होगा या तो अपने आप दे देगा। यानी डायनेमिक का मतलब अपने आप आईपी। तो ये दो तरीके से, बेसिकली ये दो सबसे ज्यादा जाने वाला तरीका है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड करवाते हैं। या तो मैनुअल जाकर खुद दो, या ऑटोमेटिक कोई ऐसा सर्वर बना दो जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिक जाता रहे। ठीक है। तीसरा तरीका है कि मान लो ये गायब है, एग्जांपल लेते हैं कि ये नहीं आया। यानी क्या हुआ? मान लो मैनुअल किसी ने डिवाइस को नहीं प्रोवाइड कर पाए, नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो ये जाएगा किसके पास? ऑटोमेटिक लेने। तो पीसी जब भी ऑन होता है, या कोई भी पीसी जब ऑन होता है, तो सबसे पहले वो चेक करता है अपने आप को, यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ चेक। सेल्फ चेक में ये चेक करता है कि क्या मुझे मैनुअल आईपी मिली है या नहीं मिली। अगर वो नेटवर्क में दिख रहा है, तो जैसे ही नेटवर्क में अगर कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहले जाकर चेक करेगा, यानी कि किसी ने मेरे को मैनुअल या खुद आईपी डाल के दिया है या नहीं दिया है, ये चेक करो। ये चेकिंग पूरे हो जाएगा कि खुद का मैनुअल आईपी डालेगा या नहीं डालेगा। अगर मान लो ये किसी ने नहीं प्रोवाइड किया, तो ये पीसी फिर जाएगी ऑटोमेटिक के पास। तो कोई ऐसा बंदा हो या ऐसा सर्वर हो जिसके थ्रू मुझे ये सारी आईपी ऑटोमेटिक मिल जाए। क्लियर? अब कभी ऐसा भी होता है कि ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम भी बंद हो। तो जब अगर ऑटो मैनुअल सिस्टम बंद हो नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम भी नहीं है, तो ये क्या करेगा? तीसरे तरीका इस्तेमाल करेगा। तीसरा तरीका को बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब है अपना नाम, अपने लिए जो आईपी मुझे चाहिए वो खुद ब खुद दे दे। ये नहीं दे रहा, मैनुअल कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक कोई सर्वर नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं खुद को अपने आप को आईपी। ये तीन तरीके से ये टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड। ये समझ में आ सेल्फ गया? आइडेंटिटी, ये सेल्फ आइडेंटिटी आईपी आती है वो 169 वाली वही है। यस। इसको ओके दूसरे ओके। टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अपीपा। अपीपा आईपी, यस यस। दिस इज नॉन एज वन, अपीपा। यस सर यस सर। 169 जो आईपी आती है अपीपा वही है। और इसकी रेंज होती है 169 169 समथिंग होता 254। है। आगे कुछ होता आगे है कुछ अलग भी अलग। रख लो आप। हम्म। एक्स एक्स का मतलब कुछ भी रख लो, 0 से लेके 255। सिर्फ लास्ट में फर्स्ट छोड़ता है, मतलब 00 नहीं होती, और 255 नहीं होती, बाकी सब होते हैं। हम्म। ठीक है। ये शुरुआत ये यस। होगी, तो बोलते हैं हम अपीपा। और ये तब जब मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो ये तो हो गई। अच्छा, मैनुअल देना सबको आता ही है। सीधे जाओ, यस। ncpa.cpl में जाएंगे हम, और जिस पे आईपी प्रोवाइड करनी है राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज जाएंगे, IPv4 पे जाएंगे, और यहाँ पे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करके हम यहाँ मैनुअली ये सारे आईपीज वगैरह जो भी इसको चाहिए होता है वो हम दे सकते हैं। आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे,
डीएनएस सब दे सकते हैं। ठीक और है, सर जैसे इसमें डिफॉल्ट गेट में तो ये हो गया ना, जो सर्वर का आईपी हो गया, या नहीं मतलब कोई जरूरी नहीं सर्वर का क्यों। अगर मान लो आप इंटरनेट चलाना चाहते हो तो इंटरनेट का हम्म राउटर का जो होगा वो हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे। बट एक चीज और है, डीएनएस में कौन से आईपी होते हैं? डीएनएस की कौन सी आईपी मींस? मतलब जैसे अगर मतलब एक्चुअली मैंने बैंकिंग सेक्टर काम किया, तो वहाँ पे डीएनएस के हम आईपी डालते थे। हम्म, तो वो मतलब कौन से आईपी होते हैं डीएनएस में, कौन से आईपी डालना है? डीएनएस देखो जनरली क्या होता है, अगर आपका राउटर के हिसाब से है, अगर मैंने डीएनएस में आप लोग को पढ़ाया था कि सबसे पहले वो अपने पीसी खुद को चेक करता है, जो चेक करता है होस्ट की फाइल। हम्म दूसरा आपको बताया था कि अगर होस्ट की फाइल नहीं मिले तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके लोकेशन में अगर कोई सर्वर आपने बना रखा है तो उसकी आईपी डीएनएस सर्वर की काम करेगी। ठीक है, अगर हम्म आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना रखा है। तीसरा है, लोग ज्यादातर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते ही नहीं है डीएनएस, वो सोचते हैं हाँ वो नेट पे जाए अपना वहां पे खुद खोज ले। तो इंटरनेट पे जब जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए जैसे मान लो एक तो वो है कि भाई कि वहां पर आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट एक है 888, आप वो डाल लो पहली बात। वो तो गूगल का हो गया ना। तो गूगल का डिटेल हो गया, गूगल का मतलब गूगल, गूगल ही तो सबको जोड़ के रखा है, तो उसकी हाँ हाँ, सर्विस से बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। वो पहुंचा देता है भाई कौन से डीएनएस। लेकिन बहुत सारे जैसे मान लो जो लोकल आईएसपीज भी होते हैं, वो अब वो भी थोड़े मतलब हाई एंड हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं अपना डीएनएस बनाकर रख लेते हैं ताकि उनके जो इतने सर कस्टमर्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं वो अपने आईपी को अपने सर्वर एक बना लेते हैं जिससे कि रिजोल्यूशन बहुत जल्दी होती है, रिजोल्वेशन। हाँ, तो वो उस कारण से वो क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं कि आप डीएनएस पे ये डाल सकते। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उस कंपनी के अगर आप उसके सर्वर के थ्रू ही बहुत सारी चीजें उनकी रिजॉल्व हो जाती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को वो डीएनएस की आईपी दे देते हैं कि आप डीएनएस में ये आईपी डालो। और अगर आपको डीएनएस की आईपी नहीं मिली है या नहीं जानते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है 8888 डालना। ठीक है, या 422। अगर आपको नहीं पता कि किसी ने जैसे मान लो बहुत सारे आईपी देते ही नहीं है, छोड़ो कौन देगा, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप गूगल डिफॉल्ट आईपीज डाल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट डीएनएस आईपी बोल। अब ये क्या क्या है डीएनएस आईपी डिफॉल्ट अगर बोलेंगे, तो डिफॉल्ट डीएनएस आईपी या तो तुम डाल दो 8888, या आप डाल सकते हैं 4 ये भी डाल सकते ये कौन सा डीएनएस है? हैं। क्या है, ये जो 4.222, वो ये कौन सा डीएनएस है? ये भी वही है 888 की तरह ही काम करता है। ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ये भी तो डिफॉल्ट आईपी है, जैसे लोग 888 ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत लोग 422 भी डालते हैं, ये आपकी तरह। और अगर जैसे हम अगर हमने डीएनएस नहीं बनाया होगा, हाँ, डीएनएस सर्वर हमने नहीं बनाया होगा, तो तो हम आप ये डाल दो, आईपी ये डाल दो तो हमारा नेट नेट स्टार्ट होना। एकदम चलेगा। बट ये है कि अगर फिर उससे ये होगा कि अगर हम कुछ सर्च, सॉरी आई थिंक कुछ हम सर्च करेंगे, तो वो डायरेक्ट उसके सर्वर पे लेके जाएगा हमें, हाँ, हमारे मतलब खुद का सर्वर जो हमारे सर्वर पे हमारे डीएनएस पे नहीं सर्च करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज देगा वो। हाँ डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज देगा, राइट। अब इंटरनेट पे खोजो, हम्म तो उससे ऐसे टाइम भी तो लगे। मिलता है। ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल लो, मान लो मैं सीएमडी में कोई चीज पिंग करता हूँ, पिंग एग्जांपल लेते हैं 192.168.4.1। सॉरी, देखो एक सेकंड, इसका आईपी क्या है देख लेते हैं। मेरे पास इसकी आईपी मिली हुई है 1.5, ठीक है।
तो आप ये काम कर सकते हो, मान लो पिंग करते हो, अगर मैं करता हूँ 192 168 1.1, तो मेरा देखो रिप्लाई आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 1.10 कर दूं तो अब ये रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पर एक चीज देखोगे कि जो भी रिप्लाईज आते हैं ना, उसमें आपका ये टीटीएल दिया रहता है लास्ट। टीटीएल होता है टाइम टू लीव। टाइम टू लीव का मतलब होता है पैकेट के जिंदा रहने का टाइम या जिंदा रहने का वक्त। यानी टाइम टू अगर मान लीव। लो इतने देर में, हाँ बोलो। सर उसकी फुल फॉर्म यही ना, टाइम टू लीव। हाँ, ओके। टाइम टाइम टू लीव, ठीक है, जिंदा रहने का टाइम मतलब समझ लो। तो अगर इतने टाइम में रिप्लाई आ जाता तब तो ठीक है, आपको ऐसा रिप्लाई ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगर इतने टाइम में रिप्लाई नहीं आता तब क्या होगा? तो ये वाली चीज या तो ये आएगी, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, या तो रिक्वेस्ट टाइम आउट। सर इससे आई थिंक ये भी पता चल जाता है ना कि सामने लिनक्स सर्वर है कि विंडो सर्वर है कि क्या है। विंडोज पे आता है 64, लिनक्स पे आता है 128, उससे पता चलता है। आप लिनक्स पीसी से रिप्लाई करोगे हमेशा, और अगर उससे रिप्लाई आ रहा होगा तो ये टीटीएल वैल्यू 128 तक, ठीक ठीक। और लिनक्स ये विंडोज में हमेशा 64 रहेगा। क्या क्या सर दोबारा बोलना। विंडोज हो गया 64 और लिनक्स हो गया 128 और उसको तीसरा 128 कौन सा टीटीएल बोला? वैल्यू इज 128। 128 टीटीएल वैल्यू, राइट। तो थर्ड क्या बोला था आपने? क्या चीज करना है? मैंने कहा थर्ड वाला क्या बोला था आपने? थर्ड वाला कुछ भी नहीं है। अगर इस टाइमिंग, आपने जो पूछा था ना कि भाई कि कैसे होगा रिकॉग्नाइज कि भाई ये विंडो का होता है या लिनक्स का होता है, इस यस टीटीएल यस से पता यस। चलता है। तो वही तो बताया कि टीटीएल की ठीक वैल्यू ठीक। अगर 64 है तो आपका मशीन विंडो की है। ठीक है सर। टीटीएल का वैल्यू अगर 128 आ रहा है तो आपकी मशीन लिनक्स वाली है। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, लेकिन यही काम बहुत हैकर्स करते हैं। हैकर्स पहले अटैक करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पर मैं अटैक करने जा रहा हूँ क्या वो मेरा लिनक्स सर्वर है या मेरा विंडोज सर्वर है। तो अगर इस टीटीएल वैल्यू से उसको पता चल जाता है, तो अगर विंडोज सर्वर है तो विंडोज सर्वर पे अटैक करने का अलग तरीका, लिनक्स सर्वर है तो उसके ऊपर अटैक करने का। लेकिन पहले ये तो पता करना होगा कौन सा है। तो ये पॉजिटिवली भी बनाए हैं, अब पॉजिटिवली को नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर। ठीक। अब वापस आते हैं डीएनएस। मैनुअल हो गया, मैनुअल नहीं होगा तो डीएचसीपी जाएगा, डीएचसीपी नहीं जाएगा तो अपीपा जाएगा। ठीक है। अब तो डीएनएस सॉरी डीएचसीपी का काम क्या है? डीएचसीपी का काम है तुम्हारा
ये जो है इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को यानी टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, अब प्रोवाइड किसको करेगा? टू, यानी क्या बोल सकते हो इसको, अगर मैं सिंपल ढंग से बताऊं तो ऐसे है कि कोई पूछता है भाई डीएचसीपी क्या करता है, तो डीएचसीपी क्या करता है, पहला लिखोगे ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप प्रोवाइड, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? टीसीपी/आईपी की कॉन्फ़िगरेशन। और किसे प्रोवाइड करवाता है? टू ऑल क्लाइंट मेंबर, जितने भी क्लाइंट के जो मेंबर पीसी है या क्लाइंट पीसी है, सॉरी टू ऑल मेंबर नहीं आएगा, क्लाइंट पीसी, कोई भी क्लाइंट पीसी हो, जितने भी, यानी क्लाइंट पीसी मतलब कोई भी पीसी हो और वो नेट उसको अगर अपने आप आईपी लेनी है तो वो कहां पर जाएगा? डीएचसीपी के पास। ठीक है, अब डीएचसीपी वर्क कैसे करता है अगर हम पढ़ देंगे। अब ये तो हो गई आपकी कि डीएचसीपी क्या करता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब आता है हमारा इसका वर्किंग। मतलब अगर डीएचसीपी के बारे में बोला जाए कि काम कैसे करता है या काम क्या करता है, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो वर्किंग का मतलब होता है कि एक डीएचसीपी वर्क कैसे करता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइड करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसके वर्किंग प्रोसेस को बोलते हैं डोरा, यानी यहां पर बोला जाता है डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस की हेल्प से डीएचसीपी क्लाइंट मशीन्स को या क्लाइंट पीसीस को ये टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोसेस किससे करता है? ये आपको काम करके देता है डोरा प्रोसेस। अब पूछा है कि भाई डोरा प्रोसेस क्या है, तो नंबर वन डिस्कवर। में है। हाँ बोलो। डिस्कवर। हाँ यस, नंबर वन डी इज फॉर डिस्कवर। अब डिस्कवर में करना क्या? डिस्कवर है तो सबसे पहले हम एक सिंपल बताते हैं कि मान लो एक स्विच से एक, दो, पाँच, छः, ये 6 पीसी हैं। ठीक है, कितना है ये? 6, 7 पीसी जो भी लगे हैं। अब ये 7 पीसी मैंने सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया। अब उसमें से एक डीएचसीपी, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डीएचसीपी कर रहा है? चलो आपका ये तो कंप्यूटर से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कौन सा डीएचसीपी। अब मैं यही जनरल उल्टा बोलता हूँ कि आपका कहीं नई कंपनी में हो गया और उसके कंपनी में बोला गया आपको कि आप जाइए और अपने टीम लीडर से मिलो या अपने मैनेजर से मिलो। तो अब कंपनी में घुसकर आपको कैसे पता चलेगा कि मैनेजर कौन? ये कैसे पता चलेगा कि मैनेजर कौन है? सिर्फ मैनेजर का नाम लिखा हो, नाम भी नहीं लिखा हो, बस ये बोला हो कि भाई कि जाओ मैनेजर से मिलता हो, कैसे पता चलेगा मैनेजर कौन है? या आप खोज पाओगे या बिना किसी से पूछे, बिना देखे? क्या पता चल पाएगा मैनेजर कौन है? नहीं सर, बिना उसको पूछे तो नहीं पता। ढूंढना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड डिस्कवर। लेकिन डिस्कवर में क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो ये पीसी क्लाइंट पीसी है,
एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसे क्या करेगा, इसे आईपी चाहिए, लेकिन इसको नहीं पता कि ये 1 2 3 4 क्या हो रहा है, 5 6, ठीक है। तीन 6 पीसी में से कौन सा पीसी सर्वर है, तो ये क्या भेजेगा, डिस्कवर भेजेगा। डिस्कवर का मतलब होता है ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या करेगा, ये डिस्कवर के लिए करता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, 1 to ऑल, मतलब इस क्लाइंट को चाहिए तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे नेटवर्क पे, और पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करके क्या पूछेगा, और ये कितने क्वेश्चन के ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखेगा, हु इज डीएचसीपी सर्वर, बस इसका क्वेश्चन ये होगा कि हु इज डीएचसीपी सर्वर, और ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन जाती कहाँ से कहाँ है, ये जाती है क्लाइंट क्लाइंट पीसी टू टू ऑल। ऑल ऑल। ऑल इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्ट मतलब सबको भेजने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भाई कि डीएचसीपी सर्वर कौन है। अब ये क्वेश्चन आया तो ये अगले प्रोसेस पे चला जाएगा, ओ ओ ऑफर इज फॉर ऑफर, यस। ऑफर। अब ऑफर मतलब, अब मान लो इनमें से एग्जांपल लेते हैं, ये 4 नंबर पीसी मेरा डीएचसीपी, ठीक है, ये 4 नंबर पीसी मेरा DHCP। तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा ये इसके पास जाके पूछेगा, जैसे ये सबसे ज्यादा जाके पूछेगा 6 से, क्या ये मतलब जो है, क्या तुम डीएचसीपी सर्वर हो, ये बोलेगा नहीं, ये भी बोलेगा नहीं, ये भी बोलेगा नहीं, ये भी बोलेगा नहीं, ये भी बोलेगा नहीं कि मैं डीएचसीपी सर्वर नहीं हूँ। लेकिन एक है जो डीएचसीपी सर्वर एक्चुअल होगा, वो क्या बोलेगा, तो यस, क्या, यस बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑफर क्या मिलेगा। होता है, क्योंकि जवाब एक ही की तरफ से आएगा, और ये जवाब किसको देगा, ये जवाब सबको नहीं ले जाके देगा, ये जवाब किसी पीसी को देगा जिस पीसी में पूछना इसका। क्लियर है ना। यस सर। यही है कि भाई कि ब्रॉडकास्ट करता है। तो अब सेकेंड फेज में ये क्या करता है, सेकेंड फेज में ऑफर करता है। ऑफर में के टाइम पे ये यूनिकास्ट करता है, कास्ट होगा। ठीक है। और जवाब आता है, आई एम द डीएचसीपी सर्वर। सर्वर, कि मैं डीएचसीपी सर्वर हूँ। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये जाता है आपका क्लाइंट टू सर्वर। डीएचसीपी टू क्लाइंट। सॉरी, क्लाइंट टू, ये ऑल नहीं जाता, ये जाता है डीएचसीपी टू क्लाइंट, जिस डीएचसीपी टू क्लाइंट। क्लाइंट। तो दो फेज में तो ये हो गया कि चलो डिस्कवर हो गया, ठीक है, ऑफर हो गया। ऑफर होने ऑफर के आ बाद गई। आता है आर। रिक्वेस्ट। हाँ, आर इज फॉर रिक्वेस्ट। अब क्या करेगा, अब मान लो ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो क्लाइंट वाला पीसी, ये तो जान गया भैया कि मेरा सर्वर तो ये है, ठीक है, ये जान गया। अब सर्वर से क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए पूरी अपनी कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर से ये सर्वर ऑटोमेटिक देता है, तो ये इसको पता है, तो ये क्या बोलेगा, मेरे को मेरा आईपी वगैरह जो प्रोवाइड करना है कर दो। तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये रिक्वेस्ट करता है, इस समय भी होता है यूनिकास्ट ही होता है। क्योंकि वो सर सर्वर को अकेले को देता है रिक्वेस्ट। अब वो सर्वर को जान गया ना कि कौन सा रहता है, वो अकेले को देगा। अब सर्वर को जानने के बाद क्या बोलेगा, बोलेगा प्रोवाइड में आईपी। टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगर।
क्या बोल रहा है कि मेरे को मेरा टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन दे दो। ठीक है। ये जाता है रिक्वेस्ट कहाँ से, क्लाइंट टू डीएचसीपी। ठीक है। अब लास्ट आता है ये एक्नॉलेजमेंट, इसको एक्नॉलेजमेंट। इसके सर्वर की एक्नॉलेज, तरफ से भी लेकिन एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आएगा। सिर्फ एक्नॉलेज नहीं होता है, यहाँ एक्नॉलेज हो सकता है और डिनाई भी हो सकता है। यस। ठीक है, क्योंकि जब ये यूनिकास्ट करेगा भाई आईपी दो या टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन दो, अब ये डीएचसीपी क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरा खाली वाला कौन सा, यानी इसके पास आईपीस की लिस्ट होंगी, उस लिस्ट में से बोलेगा भाई मेरे कौन सी आईपीस को। तो डीएचसीपी सर्वर अपना लिस्ट चुनेगा, अगर उसके पास खाली आईपी मिल गई तो वो एक्नॉलेज कर देगा और प्रोवाइड करवा देगा। तो ये भी क्या है, यूनिकास्ट है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये दो चीजें करेगा, या तो इन्फो प्रोवाइडेड और इन्फो डिनाई, या इन्फो ब्लॉक भी कर सकता है। क्लियर है। तो अगर इन्फो प्रोवाइड करेगा तो कंप्यूटर को आईपी मिल जाएगी और वो नेटवर्क पे आ जाएगा। सर डिनाई क्यों करेगा? डिनाई उस केस में करेगा, इसलिए और लिखा ना, डिनाई उस केस में करेगा, मान लो डीएचसीपी आपने बनाया जिसके पास देने के लिए 50 आईपी, यानी उसको लिस्ट पकड़ा दी भैया ये 50 आईपी है हमारे पास। अब 51th मशीन अगर आपके पास आता है, या अ, इसके पास बोलोगे डीएचसीपी के पास कि मेरे को आईपी दे, तो डीएचसीपी उस समय क्या करेगा, डिनाई कर देगा और क्या बोलेगा, आपको वेट करना। क्लियर। ये समझ में आ गया, डोरा प्रोसेस। यस सर। तो डोरा प्रोसेस के थ्रू या तो मैनुअल आईपी दो, नहीं तो आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके आईपी प्रोवाइड करवा सकते हो। अब ये डीएचसीपी डोरा प्रोसेस तो फॉलो कर लेगा, डोरा प्रोसेस पे काम भी कर लेगा, और सर डोरा मेरा एक प्रोसेस फॉलो आईपी क्वेश्चन है। वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर। ठीक है, और पीसीज नेटवर्क पे आ भी रहे हैं, और रेगुलर बेस पे जो जनरल रूप से काम करना है वो काम भी उनका चल रहा है, उनका उसका काम तो आईपी लेना है, बस आईपी दे दिया। इसके लिए क्या करते हैं, तो डीएचसीपी में क्या क्या होना चाहिए, तो डीएचसीपी में सबसे पहली बात अगर बात की जाए कि अगर मुझे डीएचसीपी सर्वर बनाना है, ठीक है, और डीएचसीपी सर्वर की ड्यूटी होती है, तो इसके अंदर में सबसे पहला बनना चाहिए स्कोप बनना चाहिए। स्कोप, स्कोप क्या होता है, स्कोप बोला जाता है, ये होता है मतलब मान लो आईपी रेंज, इसको हम बोलते हैं। या तो स्कोप डिफाइन करो, स्कोप में क्या डिफाइन होगा, रेंज। आईपी की रेंज, कि मान लो 50 आईपी दिए, 100 आईपी दिए, 10 आईपी दिए, 20 दिए हो, ये स्कोप में डिसाइड करते हैं, जहाँ पे एंड आई। ठीक है, आईपी का समझ में आ गया। अब ये आईपी रेंज या आईपी जो भी रेंज दे दो, 10 की, 20 की, 50 आईपी, 100 आईपी, 200 आईपी, 400 आईपी, जो भी। ठीक। दूसरा इसमें होता है, सर एक क्वेरी है मेरा इस पे स्कोप पे। हाँ, स्कोप पे सपोज हमने 50 दिए, हमें कैसे पता चल जाएगा कि 50 के 50 यूज हो गए? उसका कुछ मींस आपको नोटिफिकेशन आता है? डीएचसीपी सर्वर जो होगा वहां पर आपकी पूरी लिस्ट बन जाती
हम्म, ठीक है, सर्वर के जो डैशबोर्ड में समझ लो एक तरह से लिस्ट बन हम्म। जाती है कि कौन सी आईपी यूज हुई है, कौन सी नहीं हुई। नहीं वो तो हाँ, जैसे सपोज मेरा सारा यूज हो गया, हाँ, उस केस में मेरे कोई नोटिफिकेशन या इंटीमेशन आता है अगर आप कि एनेबल या करोगे मुझे तो वो टास्क मैनेजर में दिखे, सॉरी वो इवेंट व्यूअर में दिखेगा। इवेंट व्यू पे नहीं, उसके अलावा अगर मेरे को स्कोप में ही देखना हो, स्कोप में तो यही है ना, आईपी मिल गए हैं, उसमें यही दिखता है कि ये आईपी निकल गई। स्कोप में क्या देखना चाहते हो? इसके जैसे स्कोप में हमें बस यही पता चलता ना, ये आईपी मिल गया हुआ है, हाँ, तो उसके उसका अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन किसको दिया है किसको नहीं दिया ये चाहिए। नहीं। नहीं वो तो उसमें पता चल जाता है, बस ये हम्म, पता चल जाए कि हाँ मेरे स्कोप में से अब कोई आईपी फ्री नहीं है। मतलब है नहीं कंफर्म। उस केस हाँ, में। तो देखो अगर आपने 50 दिया होगा तो 50 की लिस्ट बन जाती है, और अगर आपको नोटिफिकेशन एनेबल करनी है तो आप नोटिफिकेशन एनेबल करोगे तो आपके इवेंट व्यूअर में जनरेट हो जाएगा। ओके, नोटिफिकेशन एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्कोप में ही ऐसा देखने का कोई वो नहीं है। स्कोप को हम जैसे क्रिएट कर दिया, उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं ना। हाँ, उसको घटा बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर। उस पर एडिट कर लो, मान लो 50 हो गए तो अब 100 कर दो। दूसरा आता है एक्सक्लूजन रेंज। एक्सक्लूजन रेंज होता है, मान लो मैंने को किसी को सपोज करो मैंने नेटवर्क में देना है और मैंने 50 आईपी दी। 50 आईपी क्या किया, 192.168.10.1 से शुरू करके 10.50 तक दे दिया रेंज। अब ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई कि चलो रेंज, अब वो देना स्टार्ट कर देगा, पहले को 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 192.168.10.10 किसी को ना मिले। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये डीएचसीपी से अलग हो जाए और डीएचसीपी इस आईपी को अपने उसमें नहीं माने। बाकी वो आईपी देता रहेगा लेकिन ये वाली आईपी को वो स्किप कर दे अगर आपने उसे एक्सक्लूजन रेंज में डाला। समझ में आ गया? अरे एक मिनट दोबारा बताना जरा। क्या हो रहा है? दोबारा बताना जरा। देखो मान लो मतलब एक रेंज होगी, बताना सर। आपने एक रेंज दे दिया 192 168 10.1 से आईपी दे दिया रेंज, और बोला 192 168 10.50 तक आपने आईपी दे दिया 50 की। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि 1 से 50 देना स्टार्ट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें से 192 168 10.25 ये वाली आईपी किसी को मिले नहीं। कभी ऐसा आईपी देने की बारी, जैसे 1 2 3 करके देगा, 24 तक देगा, फिर फिर वो 25 को स्किप करके 26 से स्टार्ट करेगा। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि ये आईपी किसी को ना जाए तो ये इसको आप डालोगे एक्सक्लूजन रेंज। अब जैसे एक्सक्लूजन रेंज में आपने ये आईपी डाला, डीएचसीपी में वो इन द मिडिल रेंज रहते हुए भी वो अलग हो जाए। अगर ये आईपी अगर किसी को नहीं हमने मिलेगी। आईपी, अगर हमें एक्सक्लूजन कर दिया तो जो हम्म, ये आईपी है, तो फिर हमें जब किसी क्लाइंट पे स्टैटिक डालना हो तो ये डाल सकता हूँ ना मैं? हाँ, ठीक है। ये किस लिए रखते हैं ऐसे? ऐसे इसलिए रखते हैं, जैसे सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको ऑटोमेटिक तो मिल गया, लेकिन एग्जांपल है प्रिंटर। प्रिंटर को अगर ऑटोमेटिक मिलेगा, करोगे, तो पता चला आज कुछ आईपी है, कल कुछ और आईपी, परसों कुछ और आईपी, वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब जब
आप स्टार्ट करोगे, हाँ, जब जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि यूजर्स को बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि उसकी आईपी डेली बदल जाती है, आज 10 रहती है, कल 20 रहती है, परसों 30 हो गई। तो उस केस में अगर आपने ये डिफाइन करके ऐसे एक्सक्लूड कर दिया और इसको आप स्टैटिकली उस प्रिंटर पे लगा सकते, तो आपका रेंज भी नहीं बदला और रेंज में से एक आईपी को यूज भी हो गया। समझ में आ गया एक्सक्लूजन? ठीक है, हाँ जी सर, आगे। क्या बोले? ओके, यस सर, आ गया है। ये ठीक है। एक्सक्लूजन रेंज हो गया। इसके बाद अगर आपको किसी को स्पेसिफिक आईपी डिफाइन करनी कि डीएचसीपी के थ्रू ही मिले, लेकिन उस डिवाइस को सपोज करो एक आईपी फिक्स कर दो हमेशा के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं 10.100, जो एक्सक्लूजन रेंज में भी नहीं है लेकिन कोई फायदा नहीं, लेकिन ये आईपी क्या है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाए किसी के साथ। तो इस केस में हम इसको यूज करते हैं एज ए रिजर्वेशन। एक तरीका तो है एक्सक्लूड करके मैनुअल दे दो, लेकिन आप चाहते हो कि फिर वो मैनुअल देने में कौन जाए उसमें मैनुअल फीड करे, वो भी डीएचसीपी पे ही काम करे, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक आईपी मिल जाए। जैसे मान लो ये 10.25 ही ले ले, बोलते हो ये वाली आईपी उसे मिले। अच्छा, एक्सक्लूड में डालोगे तो, और अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, मैनुअल दे पाओ, मैनुअली दे पाओ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक आईपी इस ग्रुप के एक्सक्लूसिव में डाले बगैर मैं किसी के साथ अटैच करवाना, तो उसे हम कहेंगे रिजर्वेशन। सर हम स्कोप रेंज में भी तो कर सकते हैं रिजर्व। ये रिजर्वेशन करते हैं तो मतलब देखो, मिलेगा उसको आईपी डीएचसीपी से ही, लेकिन डीएचसीपी हमेशा यही आईपी देगा अगर रिजर्वेशन डाल दे। नहीं, अगर मैं 49 करना चाहता हूँ रिजर्व, मतलब मान लीजिए किसी को वो 49 मिल गया, हाँ, उसको और रिजर्व, वो तो रिजर्व हो जाता है वैसे भी, राइट क्लिक करके वो रिजर्व में आ जाता है, क्या आ जाता है? रिजर्व हो जाता है ना वो। नहीं नहीं, रिजर्व ऐसे कैसे हो जाएगा? जब तक रिजर्वेशन में डालोगे नहीं, रिजर्व कैसे होगा? ओके। ठीक है, नहीं यही सर, से कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। हाँ बोलो। जैसे एक्सक्लूसिव रेंज में तो यही होता है कि हमने आईपी रेंज निकाल दी इतनी के इतने, हम किसी भी सिस्टम को मैनुअली दे सकते हैं। हाँ, रिजर्वेशन में ये होता है कि हमें डीएससीपी से मिलता है, ठीक है। बट अब फिर हम उसको एक एक तरह के, जैसे 49 मिला है तो वो हम रिजर्व कर देते हैं, हाँ तो वो रिजर्व फॉर पर्टिकुलर मशीन के लिए ही रह जाता फिर, है ना। हाँ, सही बोल रहे हो। तो मीन्स के उसको हम कहीं भी, मीन्स के डीएससीपी वो आईपी कभी भी किसी को रिलीज नहीं करेगा, सिर्फ उसी मशीन को करेगा जिसके साथ फिर वो उसी रिजर्व मशीन को होता है। करेगा। हाँ उसको ना मैक का बाइंड हो जाता है उसके साथ। हाँ, उसी को रिजर्वेशन बोलते हैं, बोल तो रहा हूँ। हाँ, यस। तो ठीक है। अगर इसको मीन्स इस केस में वो रिजर्वेशन को हटाना होगा तो फिर डिलीट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो सर एग्जीक्यूशन में और रिजर्वेशन में क्या फर्क है? वो दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, बस ये है कि मैनुअल करना पड़ता है एग्जीक्यूशन में, और हाँ, रिजर्वेशन में वो जो फर्क आप ही बता रहे उठाता हो। है उसको वो रिजर्व करता है। तो फर्क तो आप ही बता, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है एक्सक्लूजन सर। में मैनुअल के लिए होता है और वो, ठीक है। या ओके एक्सक्लूजन में चाहते हो कि भाई कि बीच के मेरे रेंज किसी को ना मिले, तो भी एक्सक्लूजन में डाल दो। ओके ठीक है, ऐसा भी होता ओके। तो सर एक चीज ये है कि अगर जो रिजर्व किया है, सपोज जिस मशीन के लिए वो रिजर्व हो गया है, है। हम हाँ वो मशीन हटा देते हैं सर्वर हाँ से ही, हाँ, तो वो वाला आईपी फिर कभी भी किसी को नहीं मिलेगा।
नहीं, जब तक कि मैक एड्रेस मिलेगा नहीं तब तक वो आईपी देगा नहीं। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सर्वर पे। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसमें डीएचसीपी रोल ऐड किया है। बंद करके चालू कर लेते हैं। यानी जो रोल ऐड कर दिया है मैंने, ऐड रोल का पता ही है सबको, ऐड रोल एंड फीचर के थ्रू ऐड होगा, बस डीएचसीपी ऑप्शन लेंगे, क्योंकि जब एक पता है रोल ऐड करना तो सारे रोल एक ही तरह से ऐड होंगे। मेन है कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप डीएचसीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर डीएचसीपी, यानी यहाँ वेरीफाई तो डीएचसीपी रोल ऐड करना। दूसरा काम होगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 4 टास्क। सर आवाज बहुत कम आ रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ना मैं बोला इसमें 4 टास्क होते हैं, तब जाकर क्या कहते हैं उसे, डीएचसीपी प्रॉपर काम करता है। तो देखते हैं कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। रोल ऐड करना सबको पता चला है ही। मैनेज में जाओगे, ऐड रोल करोगे और तुम वो डीएचसीपी का ऑप्शन ले लो। ऑप्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर डीएचसीपी सर्वर एट सीडीसी। अब आप क्या करो, यहाँ पे मोर पे जाओ। मोर पे जाते ही यहाँ पे पोस्ट डिप्लॉयमेंट आ गया। यहाँ पर देखो स्टार्ट में लिखा हुआ है कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बोले कि फॉलोइंग स्टेप्स टू बी डीएचसीपी सर्वर ऑन द टारगेट वन। कौन सा डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, डीएचसीपी यूजर होना चाहिए। तो इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, कमिट करो। कमिट करने के बाद क्लोज करो। तो ये डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है, रोल ऐड करना। स्टेप 2 कॉन्फ़िगर करना, इसी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी का स्टेप 3। आप कैसे खा रहे हो ये जीवंतिका? थोड़ी आगे। स्टेप 3 इज स्कोप डिफाइन। तो इसके लिए आपको डीएचसीपी ऑन करोगे। डीएचसीपी ऑन करने के बाद आपको आपका सर्वर का नाम दिखेगा। आप सर्वर के नाम पे क्लिक करो। अगर यहाँ पर एडीडीएस होगा तो डोमेन नेम भी दिखेगा, बट फिलहाल मेरा एडीडीएस नहीं है, मेरा इंडिविजुअल है। सर हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एडीसी और पीडीसी दोनों पे डीएससीपी इक्वल वर्क करे, तो उसके लिए क्या है? देखो एडीसी और सीडीसी आप क्या कर रहे हो पता है। मतलब कि मान आप लीजिए एडीसी पे भी मुझे एक डीएससीपी रखना है और पीडीसी पे भी एक डीएससीपी रखना है, तो हो सकता है? एडीसी और सीडीसी क्या दोनों एक साथ वर्क कर पाएंगे? नहीं नहीं, एडीसी और पीडीसी। हाँ हाँ, बीडीसी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। वर्क कर पाएगा। नहीं सर, तो फिर उसका बना के फायदा। कॉन्फ्लिक्ट होगा वो। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, एक रोल को दूसरे के साथ जोड़ रहे हो। हम्म एक्टिव डायरेक्टरी का जो रोल है ना, दैट इज ओनली फॉर एडीसी सीडीसी और बीडीसी। वो हम्म एक्टिव डायरेक्टरी का रोल का वर्क है। आप उस रोल के साथ किसी और रोल को इंटीग्रेट तो कर सकते हो, बट हम्म उसका बैकअप सर्वर जो पहले से सीडीसी, किसी का बैकअप सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप सर्वर किसी और का बैकअप सर्वर नहीं, मतलब किसी और रोल के लिए बैकअप सर्वर नहीं बन सकता, ओके क्योंकि ओके, वो एडीसी उसको वर्किंग में आने ही नहीं देगा। ठीक है। तो एडीसी बोला जो आपका ये मेन प्राइमरी डीसी है पीडीसी, वो एडीसी को वर्किंग में नहीं आने देगा। जब वो जिंदा रहेगा तो मरेगा तब तो आएगा। यस।
देखो छोटे कंपनी क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ। छोटे कंपनी या मिडिल रेंज की कंपनीज वो क्या करती है, वो एक ही पीसी में चाहती है कि सारे रोल हो जाए। यस। और थोड़ी बड़ी कंपनी होती है तो क्या करती है, रोल के हिसाब से अलग अलग सर्वर बनाती है। जैसे एक एक्टिव डायरेक्टरी वाला सर्वर, एक डीएचसीपी का सर्वर, एक डीएनएस का सर्वर। यानी क्यों, क्योंकि उनके पास बजट भी होता है और सिस्टम्स भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल बनाने की, मल्टीपल बनाने से मैनेज बड़ी इजीली तरीके से, और इससे एक दूसरे का काम इफेक्ट जल्दी नहीं भी होता। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करना है, हमें हमें वो कंप्यूटर नेम पे जाना है, उसके बाद जाना है IPv4 पे। अब IPv4 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन पहले से मिलेंगे। सर्वर ऑप्शंस, पॉलिसीज और फिल्टर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो जैसे ही IPv4 पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए स्कोप। तो पहला काम क्या करना है, स्कोप ऐड करना है। स्कोप ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू। न्यू स्कोप के बाद आप जाओगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्कोप का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ माई स्कोप। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जैसे बोला था आईपी की रेंज देने के लिए, तो आप आईपी की रेंज दो। और आईपी की रेंज वही रेंज होनी चाहिए जो तुम्हारा सर्वर जिस रेंज की आईपी रखता है। तो इसके लिए आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम सीएमडी में चेक भी कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। हाँ, तो ये क्या है, 192.168.10 ये मैनुअल दिया हुआ है। तो 192.168.10 का रेंज पे ही रखना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 192.168 168.10 10 डॉट मान लो कि चलो 101 से लेके 192.168 10.150। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी, क्लास सी की है तो 24 बिट की होती है, तो 24 is और लेंथ, और बाकी उसका सबनेट मास्क दे रखा है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है एक्सक्लूजन। अगर आपको कोई आईपी एक्सक्लूड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड करोगे, नहीं करनी है तो नेक्स्ट चलेगा। रेंज दिया, नेक्स्ट किया। एक्सक्लूड करना है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है लीज ड्यूरेशन, मतलब ये जो आप लिए हो आईपी कितनी देर के लिए लिए हो। तो यहाँ पर आप डेज, आवर्स, मिनट्स में आप डिफाइन कर सकते हो। तो सपोज अभी यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है 8 दिन है बाय डिफॉल्ट, यही रखते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पूछ रहा है यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ, और नो आई विल कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शंस लेटर। यानी डीएचसीपी का ऑप्शन अभी कॉन्फ़िगर करना है या बाद में, तो मैंने बाद में कर लेते। नेक्स्ट कर दो, फिनिश करो। यहाँ देखो ये स्कोप बन के तैयार हो गया 192.168.10 वाला। और इसको डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर एड्रेस पूल भी मिल गया, जो जो आपने एंट्री भरी थी। ठीक है। यहाँ एड्रेस लीजेस में आपको नजर आ जाएगा, जो भी जिस भी कंप्यूटर को ये आईपी प्रोवाइड करवाएगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। रिजर्वेशंस में आप रिजर्व कर सकते हो,
कि कोई आईपी किसी के लिए स्पेसिफिक, किसी के लिए वो आईपी मिलेगा। सर ये वीलैन का कॉन्सेप्ट क्या है? वीलैन वीलैन की मतलब इसमें इसमें वीलैन का कंसेप्ट आता है? वीलैन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में स्विच का है। हाँ, देखो आप क्या करते हो, मैं बता रहा हूँ। तो जो आपके प्रोटोकॉल्स है, उन या दो कॉन्फ़िगरेशन है, उन दो कॉन्फ़िगरेशन को आपस में मर्ज कर सकते। जैसे मैंने बोला अभी डीएचसीपी मैंने इंडिविजुअल, वीलैन का कंसेप्ट भी इसलिए डालना है कि मतलब कि इस वीलैन को मान लो मैं स्विच पे ये वीलैन आईपी। कर दिए, स्विच पे वीलैन कर दिए। अब एक इसको बना दिया इसका, और इसको आप असाइन कर दोगे कि इस स्विच पे मान लो 4 विलेन है, तो आप कौन से विलेन पे इस आईपी को देना चाहते हो? वही चीज है, तो वो वीलैन कहाँ पे डालूंगा? विलेन तो स्विच पे ही चलेगा। वीलैन स्विच में चलेगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ इस टाइप को। तो डीएससीपी में भी वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, डीएचसीपी में क्यों कन्फिगर करना? डीएचसीपी अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। सर जब मैं पीसी लगाऊंगा तो आईपी कैसे मिलेगा उसको? डीएससीपी को आईपी आईपी जब मिलता है? आप डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, अब जो वीलेन के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, तो वीलेन कहाँ पर कॉन्फ़िगर, सपोज करो एग्जांपल, चलो मैं दूसरा चलता हूँ, आपको क्लियरिटी हो। देखो, मान लो ये स्विच है, यहाँ पे आपका सर्वर रखा है, ये आपने बोला कि मैं डीएचसीपी बना, ठीक है। अब स्विच पे क्या कर दिया आपने, एग्जांपल लेते हैं, वीलैन बना दिया, ठीक, एक वीलैन बना दिया जो डिफॉल्ट से अलग है, मतलब मान के चलते हैं वीलैन 10 बनाया। मतलब पहली 4 पोर्ट्स में मैंने एक रेंज डाल दी कि हाँ, इतने अब से इतने डीएचसीपी आईपी। के रेंज जो होगी वो आपने बना दिया 168 10 डॉट का रेंज, जिससे पहचाना गया कि 10 वाले पे 10 डॉट, जैसा अभी हमने बनाया, सही है। ठीक है। अब यहाँ से तो ये तो पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपने कनेक्ट दिया, ये ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच के पास, तो स्विच के पास तो पूरी आईपी आ रही है, फुल लिस्ट। अब स्विच की मर्जी कि यहाँ पर वीडियो मान लो 10 20 30 किस पे जाना है, ये डिसाइड करेगा ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन। ये सारा उठाकर भेज देगा स्विच को। अगर स्विच पे आपने वीलैन किया है तो जो 10 वाला होगा उसको उधर भेज देगा, 20 वाला इधर भेज देगा। समझ गए? यानी सर्वर तो लगेगा स्विच से ही ना, लेकिन वो तो सिर्फ कनेक्ट होगा, वो तो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है डीएचसीपी। अब स्विच पे क्या होगा, स्विच डिसाइड करेगा कि मुझे को कितने डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है, या कितने वीलेंस को मेरे को प्रोवाइड करवाना है, या कौन सा विलेन पे ये रहेगा, डीएचसीपी को किस विलेन पे रखना है, ठीक है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। समझ में आया? समझ गया। ये मत समझो कि मतलब कि सर्वर सर्वर तो अपना कर ही रहा है काम, वो तो अपना ब्रॉडकास्ट दे रहा है। अब स्विच किस किस को डिवाइड कर रहा है, वो स्विच की जिम्मेदारी, इसकी थोड़ी जिम्मेदारी। इसको तो कॉन्फ़िगर करके खाली कनेक्ट कर दो, इसका तो काम इतना है। समझ में आया अब? एक क्वेरी तो है, वो मेरी टीम मेरे को बताएगी कल सुबह। हाँ, मैं कहा एक क्वेरी तो है, पर वो मेरी टीम बताएगी, वो सुबह उनसे पूछूंगा मैं।
ठीक है, पहले टीम से पूछ लेना उसके बाद, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो रिजर्वेशन, अब जैसे एड्रेस पूल में तो आपने ये बना दिया, ये अब एक्सक्लूजन करना है तो यहीं पे बन जाएगा एक्सक्लूजन, राइट क्लिक करोगे न्यू एक्सक्लूजन रेंज, आपको जो रेंज देना है। ये मेरे को इसमें से एग्जांपल देते हैं 192, पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई कि ये वर्किंग है या नहीं। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं कि ये वर्किंग में है या नहीं। तो वर्किंग में चेक करने के लिए इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं। अच्छा, लैंड सेगमेंट में है ही, एक पीसी और ऑन करना पड़ेगा तब जाकर इजीली पता चल पाएगा। तो विंडो 10 का ऑन कर लेते हैं। और इसका भी लैंड सेगमेंट में ही डाल देता हूँ, एक बार सेटिंग चेक कर देते हैं। हाँ, लैंड सेगमेंट में ही है, ठीक। ऑन होने दो, 2 मिनट में देखते हैं कि भाई इसको आईपी मिल रहा है नहीं। स्कोप एनेबल कर दो सर, क्या होगा? स्कोप एनेबल कर दो, अभी डिसेबल है। आईपी देगा, अभी रुक जाओ, पहले ऑन तो होने दो। क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट में तो कहीं और किसी का प्रॉब्लम नहीं। क्या हो रहा है? अब आया। इसके सर्वर को एक बार राइट क्लिक रिफ्रेश करता हूँ। स्कोप डाउन है, इसको मैं एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको, ताकि एक्टिवेट हो। अभी एक्टिवेट नहीं है, इसे एक्टिवेट कर दिया। दोबारा रिफ्रेश किया, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया, तो अब ये देने लायक हो गया है। तब तक ये ऑन भी हो गया। अब इसके इसमें जाते हैं हम ncpa.cpl। आईपी में जाते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑप्टेन ऑटोमेटिकली। देखो ये मिल गया आईपी, 101 आईपी दिया इसको।
कितना दिया 101। अब ये सर्वर पे चेक करना चाहोगे तो स्कोप पे जाओ, एड्रेस पूल में तो हो ही गया है, नॉर्मल दे ही रहा है, कुछ इसमें करना नहीं है हमें। एड्रेस लीजेस पे जाओ, ये देखो ये डेस्कटॉप वाले पीसी को इसने प्रोवाइड कर लीज पे, आपको दिख गया कौन कौन से इस पे लीज किया दिया हुआ है, कौन कौन से पीसी को, वो आपको दिख रहा है। ठीक है। पॉलिसीज अब यहाँ पे में सपोज करो मैं एड्रेस पूल में जाके एक्सक्लूड कर देता हूँ, न्यू एक्सक्लूजन रेंज, और मैं बोलता हूँ कि ये जो पहली वाली आईपी ना 192.168.10.101 मत दो किसी को। 101 से लेके एग्जांपल देते हैं, सर 101 भी एक्सक्लूड हो जाएगा। 102 नहीं देना है, ठीक है, ऐड कर दिया, यानी 101 से 102 नहीं प्रोवाइड करवाना है। तो अब जाओ वापस इस पे और इसको बंद करके एक बार करो डिसेबल, और फिर जल्दी हो जाता है, और फिर एनेबल कर। अब इसको आईपीआई होगी, जरा चेक करते हैं स्टेटस। तो देखो कौन सी आईपी दे दिया 103। और अगर मैं यहाँ सर्वर पे जाके चेक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और एड्रेस लीजर्स पे जाता हूँ, ये देखो, सॉरी रिफ्रेश नहीं हुआ ना, हाँ देखो रिफ्रेश करते ही 103 आ गया। और यहाँ से भी ये पूरी डिटेल जान सकता है। अगर इसे हमेशा के लिए फिक्स करना है तो आप इसे रिजर्वेशंस में डाल सकते हैं। अब रिजर्वेशन के लिए आपको मैक एड्रेस चाहिए होगा, इसके लिए जैसे सपोज करो न्यू रिजर्वेशन जब क्लिक करते हो तो पहले बोलता है रिजर्वेशन का नाम दो, अपनी गेटवे आईपी दो मेनली, और आप उसका मैक एड्रेस दो जिसके साथ आप फाइंड अप करना चाहते वहां से भी तो हो जाएगा ना सर वैसे। हो। वैसे अगर आपका पीसी अटैच होगा, अगर अटैच होगा हम्म, तो आप यहाँ पर लीजर्स पे जाके डायरेक्टली राइट क्लिक करके ऐड टू रिजर्वेशन कर सकते तो वो रिजर्वेशन फोल्डर्स में आ जाएगा। हो, ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। हम्म। ये सर स्कोप ऑप्शन क्या है? इसका स्कोप ऑप्शंस। स्कोप ऑप्शंस में जैसे राउटर अगर आपने लगा रखा है, ये तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है, डीएनएस सर्वर कोई दूसरा बना रखा है तो उसकी आईपी इसको बताना पड़ेगा ना, जैसे कि देखो जैसे दिखा रहे हैं। आप वो स्कोप ऑप्शंस पे जाओ, राइट क्लिक करोगे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जाओगे, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस के नाम आ जाएंगे, टाइम ऑफसेट हो गया, राउटर हो गया, टाइम सर्वर हो गया, नेम सर्वर हो गया, डीएनएस सर्वर कौन सा है, लॉग सर्वर कौन सा है। आपको बस इसको चेक मार्क करना है और यहाँ पर उसकी आईपी आ जाएगी। देखो मान लो मैं डीएनएस सर्वर बोलता हूँ, तो चेक मार्क किया, आप बोला डीएनएस सर्वर की आईपी क्या है बताओ, सर्वर का नाम और आईपी क्या है, और उसको यहाँ पर ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद ओके करने पर अब अगली बार से, जैसे इसमें क्या होता है स्कोप ऑप्शन, अगर आपको पता होगा कि भाई कि कौन डीएनएस सर्वर है तो रिक्वेस्ट बहुत फास्ट तरीके से वहां पहुंचेगी। नहीं तो भाई ये सबको ब्रॉडकास्ट करो, खोजो, अगर मिलता है तो ठीक। और क्लियर है। पॉलिसीज, पॉलिसीज में क्या आता है? पॉलिसीज में डिफरेंट तरह की पॉलिसीज हम बनाते हैं, वो अभी हम अप्लाई करवाएंगे तब जाकर। ये पॉलिसीज आप यहाँ से भी बना सकते हो, नहीं तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी आप बना सकते हो। यहाँ से आप न्यू पॉलिसी वगैरह जनरेट कर सकते इससे इसमें क्या मीन्स पॉलिसीज में क्या रूल हो। जैसे किस टाइप? वेंडर के क्लास कौन सी है, कौन सा यूजर क्लास होना चाहिए, कौन सा मैक एड्रेस रहेगा, या मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई इस पीसी को नहीं मिलना चाहिए, ये तब ज़्यादा प्रिफर या ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जब इसको आप एडीडीएस के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो यानी जैसे
जैसे सर मैं एक चीज मेरा क्वेरी है, जैसे कई हाँ। बार कंपनी में बाहर से आते हैं, गेस्ट आते हैं या कुछ आते हैं, इसके कोई वेंडर आता है कि मुझे नेट चाहिए, हाँ, उस केस में मैं मीन्स के इसमें एक ऐसा पॉलिसी बना सकता हूँ कि वो जो गेस्ट या वेंडर है उसको इसी ही में से मिले, किसी भी इसी रेंज में से, या इसी पॉलिसी जो इसमें पॉलिसी बनाऊंगा उसी ऐसे बन सकती है। बन सकती है वो, लेकिन एक्चुअल में वो फायरवॉल पॉलिसी है। क्योंकि इंटरनेट किसकी वजह से चलता है? और रोटी में ध्यान आईपी, दे अपना, अंदर में चल दिया उसके। ठीक है ना, कि इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड की तरह चलता है। क्या तो बताएगी? आउटसाइड नेटवर्क से अगर बातचीत करनी है, ये बताइए अपनी बहन को, जब तो वो भूख लगी पॉलिसी होती ज्यादातर है तो फायरवॉल्स बड़े वगैरह बड़े को या बाइट तोड़ के मुंह में राउटर डालेगा। को या आपके और जल्दी सर्वर जल्दी अंदर वगैरह को डाल उस दी, जगह पे लगाना होगा जो इंटरनेट के बाद लगे। जल्दी खा जल्दी करती है और बड़ी इसके अंदर। तो ये देखो, सर्वर ऑप्शन पॉलिसी होने को फिल्टर। आप जो भी करोगे वो सारा चीज अप्लाई हो जाएगा, बट आपको पहले ये सबको अलग अलग काम समझ कर देना है। अच्छा, ठीक है, अलग अलग काम मतलब जैसे अगर बोलेंगे भाई कि मेरे को यूजर मैनेजमेंट करना है, तो जाहिर बात है मेरा एक्टिव डायरेक्टरी काम। राइट। ठीक है, मुझे आईपी मैनेजमेंट देखनी है तो वो डीएचसीपी के लिए आना। तो अब ये पॉलिसीज जो बनाओगे, ये पॉलिसीज ये सिर्फ डीएचसीपी के लिए पॉलिसी, ये किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। और ये डीएचसीपी पे क्या पॉलिसी बन सकती है? या तो मेरे को आईपी देना है कि नहीं देना। अगर मेरे को मान लो आईपी को बाहर रखनी है तो कितनी देर रखनी है, ये भी कर सकते हो पॉलिसीज में। कौन सा जैसे मैक सर, एड्रेस डालकर मैक एड्रेस के हिसाब से कि इस मैक एड्रेस को यही हमेशा जाता रहे। तो यहाँ पर डीएचसीपी रिलेटेड पॉलिसीज आप बना सकते ओके, तो अच्छा जैसे सर रेडियस सर्वर सर्वर होता है, हो। हाँ हाँ, वो उसमें फिर वो अलग चीज है फिर रेडियस सर, सर्वर जो काम करता है वो एडी के साथ काम करता एडी के साथ। है। एक्चुअली में क्या है, एडी का काम है आपको जैसे बताया था, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ये, लेकिन राइट। तो और अकाउंटिंग। तो एडी अगर स्टार्ट करता है, एडी का काम बस इतना ही है। अब लेकिन अकाउंटिंग में क्या मतलब ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में क्या है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड। अब वो खाली जी। यूजर नेम पासवर्ड करता रहेगा, तो वो बाकी के काम नहीं कर पाएगा। एडी के बाद बहुत सारे काम हैं। हम्म। तो वो क्या कर लेता है, समझ लो एक तरह का एक अपना असिस्टेंट रख लेता है, जिसको बोलते हैं रेडियस सर्वर, हम्म। कि भैया ऑथेंटिकेशन का काम सिर्फ ये देखे। जैसे कई बार होता है ना रेडियस में, तो सर फिर हम मीन्स के कस्टमर को अपना पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। नहीं, नहीं आज जैसे के लिए हम उसमें, पासवर्ड तो कभी देना चाहिए नहीं। नहीं जैसे हम एक की जनरेट करते हैं, गेस्ट आया उसको देते हैं कि ये ले जो यूजर ने पासवर्ड लगा ले अपना। हाँ, वो देखो की जनरेट अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो या की जनरेट का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर बात अलग है, क्योंकि वो की जनरेट टेम्परेरी होती है। वो टेम्परेरी की। हाँ, तो वो टेम्परेरी तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो। तो वो जो मीन्स के सर्विस या कॉन्फ़िगरेशन वो रेडियस में करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको देखो क्या होता है, कंपनीज कंपनीज के ऊपर होता है। अगर आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस थे तो फिर आप रेडियस बना लो। अगर सपोज रेडियस होता रेडियस। है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो लेकिन आपको काम करना है कंपनी के सर्वर पे। अब कंपनी का सर्वर बैठा तो नहीं रहेगा कि भाई कि आप कनेक्ट करो
मैं आपको ऑथेंटिकेट करता हूँ, तो जैसे ऑथेंटिकेशन उसके पास पहुंचेगा वो भेज देगा रेडियस सर्वर, वो भेज देगा रेडियस सर्वर। क्योंकि एडीडीएस बोलता है मैं ज्यादा लोड नहीं लूंगा, मैं अपने काम को दूसरों को बांट। तो अगर ऑथेंटिक सर जैसे सपोज हमने किसी को अगर रेडियस सर्विस नहीं डालना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स के अगर वो सर्विस चलानी हो विदाउट रेडियस रेडियस सर्वर सर्विस डालना है नहीं डालना है, नहीं डालना, अगर उस केस में अगर हम नहीं बनाते तो? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, नहीं मैं एडी तो अपनी, संभालेगा ही आपका पूरा। हाँ एडी तो संभालेगा। जैसे कई आते हैं ना, गेस्ट आते हैं हमारे ऑफिस में, कि हम्म। हम उसको फॉर द टाइम तो हम दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं देखो देना क्या चाहते होता हैं। है, आप जो बोल रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ। रेडियस सर्वर जैसे फ्रिक्वेंट आपके यहाँ पर अगर बोल सकते हो कि जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से है कि भाई कि फ्रिक्वेंटली आता है, यानी हर दिन कोई ना कोई टपका रहता है। हम्म। तो वहां पर क्या है, आपके पास ऐसा कोई चारा नहीं कि भाई फिर एडी को अगर इस काम में लगा दोगे तो उसका एक्चुअल रिसोर्स यूज नहीं हो पाएगा, तो रेडियस उसकी हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा पॉलिसी भी पढ़ेंगे, रुक जाओ। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट जब स्टार्ट होगा उसके साथ एनपीएस पॉलिसी, तो वहां पर है रेडियस का option। ओके। ठीक है, अभी थोड़ा पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि सब पॉलिसी सबकी तो यहाँ पे, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर ये फायदा कर दिया है कि असल में पहले पॉलिसीज क्या होती थी, जितने भी पॉलिसी सारे ग्रुप पॉलिसी के अंदर इंटीग्रेट हो रहे थे। तो अगर टीएससीपी लगाना है, डीएनएस लगाने, कोई भी पॉलिसी लगानी है, जाओ वहीं पर। ठीक है, यानी कि डीएससीपी पॉलिसी लगाओ चाहे उसका पॉलिसी लगाओ, मतलब आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में इजीली देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक फायदा कर दिया कि भाई कि डीएससीपी के लिए तुम्हें फिर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट क्यों खोलो, आप यहीं से अपनी पॉलिसी जो लगानी है वो लगा सकते हैं। अब समझ में आया? जी सर। तो ठीक ना? जैसे सर एक चीज मैं ये मेरा क्वेरी है कि अगर मैं अपना वाईफाई का पासवर्ड जैसे कोई मांगता है, यार मैं उसको दे भी दूं, मुझे कोई टेंशन ना हो, तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज है उसका, तो एक ही तरीका है कि भैया आप अपने जितने मेंबर्स के डिवाइस के मैक एड्रेस वहां पे डाल दो, मैक फिल्टरिंग लगा दो। तो कहाँ पे उसके ये, वो भी आपके ग्रुप डिवाइस में मैक फिल्टर बोल के एक होगा ऑप्शन। डिवाइस जैसे कि वाईफाई का? आपका वाईफाई का जो डिवाइस लगा है, हम्म। राउटर, जी। होम राउटर लगा है ना, उस राउटर जी। को एक्सेस करो, उसके एडमिन की लॉगिन करो, हम्म। और उसके अंदर में आपको मैक फिल्टरिंग का ऑप्शन दिखेगा। ओके। ठीक है, उस मैक फिल्टरिंग में आपके मतलब करीब के 10-15 वो ऑप्शन देता है कि भर सकते हैं। तो आपके जितने फैमिली मेंबर्स है सबके मोबाइल या सबका लैपटॉप का मैक एड्रेस उठाओ और वहां पर एंट्री मार दे, एंट्री मार के ओके ओके कर लोगे। हम्म। उसके बाद क्या होगा कि अगर गेस्ट कोई आता है और अगर आप बोलते हो कि ठीक है पासवर्ड, आप अगर मान लो वाईफाई का पासवर्ड भी दे देते हो, तो हम्म। वो तो कनेक्ट तो हो जाएगा उससे, लेकिन वहां पर इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि आपने मैक फिल्टरिंग लगा रखा। तो मैक फिल्टरिंग बेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि भाई उसका डिवाइस में कनेक्टिविटी भी दिखेगा लेकिन इंटरनेट नहीं चलता है, चलेगा। हम्म। तो मैक फिल्टरिंग इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, तो इसमें सब क्लियर हो गया अभी फिलहाल डीएचसीपी का, इतना जितना बताया है। जी सर।
इसमें आगे ये आप बताओगे ना हाँ इसमें अभी और है, फिल्टर। इसमें भी और है, इसलिए बोला। ओके। वो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।